आज हम बात करेंगे अपने हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो सीटेट के पूछे गए थे 4 फरवरी 2023 को। इसे 6 फरवरी 2023 को जो पूछा गया था उसकी वीडियोस बना रखे, ना देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा एक गद्यांश होता है, उस गद्यांश को हमें पढ़ना होता है और उसके आधार पर आंसर देने होते हैं। जो 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस अच्छे से घर पे गद्यांश लगा कर देखिए कि किस तरह से आप उनका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। और 15 पेडागोजी के होते हैं, वो भी अच्छे से कीजिए क्योंकि पेडागोजी थोड़ी सी हिंदी की हार्ड आती है। तो हमारा गद्यांश है, सबसे पहले इसको हमें पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश है, डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। डार्विन ने कहा था कि जीवन क्या है, एक संघर्ष होता है, इस महाभारत से वही बच सकता है जो बुद्धि और शरीर से सबसे ज्यादा सबल और सक्षम होगा। ठीक है। कमजोर धीरे धीरे नस्तानाबूद हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ये आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है कि अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे, जबर आपस में लड़ भिड़कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया एक ऐसा अकूत खजानों का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं। यह विवेक एक दूसरे तरह की अनुभूति देता है, न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वी विचारधारा में यह बोध व्यास दिखता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध नहीं उसके साथ चलना है। वह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक। ये दंभ है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। पिछले 2 महायुद्धों में जो नस्तानाबूद हुआ वह मनुष्य का ये मिथ्या दंभ की सर्वश्रेष्ठ होने का ये उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किस सीमा तक पहुंच सकता है। तो ये हमारा गद्यांश और उसके आधार पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि नस्तानाबूद शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन ए हिंदी का है, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। देखो हमें नहीं भी पता है तो हमने देखा है कि अंग्रेजी में नस्तानाबूद कुछ होता नहीं है, संस्कृत में भी इसे नहीं बोल सकते और हिंदी में भी इसे मोस्टली यूज करते नहीं है। तो एक ही बचा है फारसी, से आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नस्तानाबूद होता है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि नस्तानाबूद फारसी भाषा का शब्द होता है। विदेशी शब्द वे होते हैं जो कि हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो हिंदी के ना होकर कोई दूसरी भाषा से आते हैं उसे हम कहते हैं विदेशी। इनमें अरबी भाषा आती है, फारसी आती है, तुर्की है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है और फ्रांसीसी है। इसमें फारसी भाषा के शब्द होते हैं हमारे नस्तानाबूद, अफसोस, आबरू, आवारा, आतिशबाजी और दरबार आदि। ये सारे होते हैं हमारे कौन सी भाषा के, हमारे ये सारे के सारे होते हैं फारसी भाषा के शब्द। आपसे पूछ ले कि अफसोस करना, आबरू, आतिशबाजी, आवारा, दरबार, तो ये सब किसके शब्द हैं, फारसी भाषा के, याद रखना। नेक्स्ट है कि अमीर गरीब में कौन सा समास है। बहुत ज़्यादा इजी है। ऑप्शन ए है कर्मधाराएं, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व। अमीर और गरीब है वो एक ही जैसा है। ठीक है, अमीर और गरीब, इसमें और आ रहा है यानी कि यहाँ पे जो हमारे द्वंद्व समास होते हैं, अमीर गरीब माता पिता, जो एक जैसे अर्थ देते हों। वहीं जो हमारा बहुव्रीहि होता है, ये जो होता है ये हमारे जैसे कि होता है गजानन, विनायक, जो समान अर्थ ना देकर किसी विशेष अर्थ के बारे में बात करता है। ठीक है। और जो यहाँ पे जो कर्मधाराएं होता है ये भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमारा जो होता है जो विशेषता के बारे में बताता है। और ये अमीर गरीब है, ये द्वंद्व समास हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि अमीर गरीब में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है कि द्वंद्व समास में वे सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे राम और कृष्ण है, अमीर और गरीब है, ये सब हमारे हैं द्वंद्व समास। ठीक है। वही कर्मधारय समास जो होता है उसमें समस्त होने वाले पद समान धारण होते हैं, विशेषण विशेष में होता है। इसमें किसका भाव में प्राप्त होता है, विशेषण और विशेष का। नेक्स्ट है कि
अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत का क्या शब्द है? अकूत शब्द क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा है, ऑप्शन बी है सर्वनाम है, ऑप्शन सी है विशेषण है और ऑप्शन डी है क्रिया है। खजाना कैसा है? अकूत है। तो ये किसकी बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो अकूत खजाना है, इसमें जो अकूत शब्द है ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है। संज्ञा जो होती है, वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि की विषयता में बताते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं और विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। इसलिए अकूत खजाने में अकूत क्या होगा? विशेषण होगा। एक्सप्लेनेशन भी है कि अकूत खजाना में अकूत विशेषण है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा, जैसे दिल्ली, राम, सीता आदि। वही सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं, तुम, यह, वे आदि। राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है। तो हम बार बार राम राम प्रयोग कर रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। इसकी जगह पे हम कह सकते हैं कि राम जाता है तो राम संज्ञा होगी, वह खाता है, वह सोता है, तो हमने यहाँ पे जो वह प्रयोग किया है वो सर्वनाम है। ठीक है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे उन्हें हम कहेंगे विशेषण। नेक्स्ट है कि निरही का पर्यायवाची है। मतलब होता है पर्यायवाची। ऑप्शन ए है चालाक, ऑप्शन बी है चापलूस, ऑप्शन सी है मजबूत और ऑप्शन डी है बेचारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेचारा। निरही, निरही का मतलब होता है बेचारा, वो बहुत ही निरही बच्चा है, यानी बेचारा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि निरही का पर्यायवाची बेचारा होता है। निरही के अन्य पर्यायवाची होते हैं बहुत ही सीधा साधा होना, निर्दोष जिसके अंदर कोई दोष ना हो, निर्भिलाष, निराकांक्ष, निष्काम आदि। वही चालाक जो होता है वो उसका विलोम होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान होना। ठीक है, याद रखना। जो निरीह है इसका मतलब होता है बेचारा, जैसे कि सीधा साधा, निर्दोष, निर्भ्यास, निराकंठ, निष्काम। विपरीत होता है चालाक, और जिसके पर्यायवाची होते हैं कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि डार्विन का विचार था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। डार्विन जो थे उनका क्या विचार था कि जीवन यानी लाइफ कैसा है? एक लगातार संघर्ष। तो ऑप्शन ए है कि बुद्धि और शरीर के बीच में, ऑप्शन बी है जीव और प्रकृति के बीच में, ऑप्शन सी है अमीर और गरीब के बीच में और ऑप्शन डी है विनम्र और जबर के बीच में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव और प्रकृति के बीच में। जो डार्विन है उनका विचार है, उनका मानना है कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो एक लगातार संघर्ष होता है जीव और प्रकृति के बीच में। ठीक है, जीव और प्रकृति के बीच में कैसा है? एक लगातार संघर्ष है। भी है कि डार्विन का कहना था कि जीव और प्रकृति के बीच में क्या है? जीवन एक लगातार संघर्ष है। नेक्स्ट है कि डार्विन का विचार ईसाई मत के, ऑप्शन ए है विरुद्ध है, ऑप्शन बी है पक्ष में है, ऑप्शन सी है ना पक्ष में है और ना विरुद्ध है और ऑप्शन डी है समतुल्य है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विरुद्ध है। जो डार्विन थे उनका विचार जो था वो ईसाई मत के कैसे था? विरुद्ध में था। ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए, ऑप्शन ए है अकूत खजाना है, ऑप्शन बी है एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, ऑप्शन सी है वे इस खजाने का हिस्सा है और ऑप्शन डी है उसका एक छत्र मालिक नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रकृति को जो धारणा है उसमें जो प्रकृति है वो मनुष्य के लिए कैसी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। विज्ञान प्रकृति की धारणा में प्रकृति क्या है? वे मनुष्य के लिए पूर्ण अकूत खजाना है, ये भी याद रखना। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि विज्ञानिक प्रकृति की धारणा में प्रकृति कैसी है? मनुष्य के लिए एक अधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। नेक्स्ट है कि भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है कि वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, ऑप्शन बी है वे विरुद्ध नहीं साथ भी है, ऑप्शन सी है वे मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों की पोषक है और ऑप्शन डी है वे मनुष्य से सतत संघर्षरत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, वे मनुष्य से सतत कैसी है, संघर्षरत। भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी जो है वह मनुष्य सतत संघर्षरत है, धारणा सही नहीं है, नहीं पूछा है। जबकि प्रभक्षक नहीं रक्षक भी है, ये सही है। वे विरुद्ध नहीं साथ भी है, ये भी सही है। वे मनुष्य के साथ निरीह प्राणियों की पोषक है, ये भी सही है। पर डी वाला ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा था। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वे मनुष्य से सतत संघर्षरत है। उक्त धारणा भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी सही नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ ने। ऑप्शन ए है कि उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। ऑप्शन बी है कि प्रकृति पर आधारित जमाया है। ऑप्शन सी है 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। और ऑप्शन डी है उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 महायुद्धों के लिए उसे क्या बनाया है, उत्तरदायी। ठीक है, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का दंभ है, जो अभिमान है, वो 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बना दिया है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि हमारा गद्यांश है, उसके अनुसार हमारे जो मनुष्य है उसने सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का जो दंभ है उसे 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। तो हमारे ये 10 क्वेश्चंस थे जो हमारे एक गद्यांश से पूछे गए थे और हमारे 10 से 15 काव्यांश से पूछे जाएंगे। गद्यांश पूछा जाता है और एक काव्यांश पूछा जाता है, ये याद रखना। तो फिर हमें काव्यांश को भी पढ़ना है, उसके आधार पर वैसे ही आंसर देने हैं जैसे हमने अभी दिए थे। तो हमारा काव्यांश है कि इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंतर मन में छिपे अंकुर सा अपने भीतर ही पालूं, तब तक जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ। पर फिर लगता है कि क्या तुम झेल सकोगी धूप के ताए, हवा के थपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन को क्या जमा सकोगी अपने पाँव पृथ्वी पर मजबूती से। डर डर कर भी बिटिया इतना तो जान चुकी हो अपने दम पर कि तुझे बीज की तरह उगना पड़ेगा, अपने बूते ही अपने हिस्से की धूप हवा और नमी पर हक जमाते। तो ये हमारा गद्दा काव्यांश था और इसमें पहला क्वेश्चन है कि अंतर मन में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है यण और ऑप्शन डी है विसर्ग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विसर्ग। अंतर्मन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि अंतर्मन में विसर्ग संधि है। और देखो कि विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ जो स्वर और व्यंजन होता है उसका जो मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसका अपना नियम होता है कि विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाता है, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो वो या रा लावा हा में तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे अंतर्मन में अंता प्लस मन, दुर्गंध में दू प्लस गंध। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कि गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है कर्मधाराएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्वंद्व। गर्जन तर्जन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। एक्सप्लेनेशन भी है कि गर्जन तर्जन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, वाग युद्ध, देशभक्ति, जन्मांत आदि। कि धूप, हवा और नमी प्रतीक है। ऑप्शन ए है आंधी तूफान की, ऑप्शन बी है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, ऑप्शन सी है वर्षा और बाढ़ की, ऑप्शन डी है प्राकृतिक आपदाओं की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। धूप, हवा और नमी ये सब जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनकी क्या होती हैं, प्रतीक होती हैं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि उपयुक्त काव्यांश के अनुसार धूप, हवा और नमी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रतीक है। नेक्स्ट है कविता में बीज प्रतीक है। ऑप्शन ए है संघर्ष का, ऑप्शन बी है साहस का, ऑप्शन सी है स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का, और ऑप्शन डी है डर का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का प्रतीक है कविता में बीज।
हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि कविता में जो बीज है वो स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना किसका सूचक है? ऑप्शन ए है कि माँ का बेटी के प्रति आश्वस्ति का, ऑप्शन बी है माँ का बेटी के प्रति उपेक्षा का, ऑप्शन सी है माँ का बेटी के प्रति करुणा का और ऑप्शन डी है माँ का बेटी के प्रति अधिकार का। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, माँ का बेटी के प्रति आसक्ति का। जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना क्या होता है? माता का जो होता है वो बेटी के प्रति आसक्ति का सूचक है। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत कविता, ऑप्शन ए है कि समाज का बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है, नहीं उपेक्षा की तो नहीं है। सेकेंड है समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है। तीसरा है समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, नहीं। चौथा है समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से क्या है? उपजी है। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रस्तुत कविता समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। सो हमारा ये था 15 क्वेश्चंस हिंदी के। कल हम 15 क्वेश्चंस ये जो पेडागोजी के हैं ये स्टार्ट करेंगे आपका। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। 4 फरवरी 2023 का हिंदी का पेपर जो कि 4 फरवरी को हुआ था, इससे पहले 6 फरवरी का बना दिया है। ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे एग्जाम से रिलेटेड। इसके लिए होम एजुकेशन के नाम से हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।